नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का एक स्टेटमेंट और पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में चर्चा ये कोई आम बात नहीं है, ये होता रहता है। अब यहाँ पर ये हुआ है कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि 370 और 35 से हटा के मैंने कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हालांकि ये हाफ प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की है। कई सारे करप्शन को लेकर बातें यहाँ पर अटक गई है। कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि 370 और 35 का फायदा उठाकर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां या फिर कहे कि वहाँ के पॉलिटिशियन जैसे कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला, बाप और बेटा, ये सारे लोग मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि उनके हाथों में कुछ बचा नहीं है, जिसको गुपकार गैंग भी शायद कहते हैं। अब उनके हाथ में कुछ बचा है नहीं और सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है उन लोगों के लिए। और उसके अलावा अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि 370 और 35 से पूरा का पूरा केंद्र सरकार के नीचे आ चुका है। तो उन लोगों को जो मलाई मिला करती थी वो बंद हो चुकी है। उसके अलावा प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो अलग बात है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो तो वहां पर पहला हिंदू सीएम बने, या फिर कहे कि बीजेपी बीजेपी के उस तरीके से सीएम बने। तो यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बैठे हो और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जी वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। दैट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं। जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। ओके। कश्मीर के मसले के दो तीन फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला जी फेसेट टेररिज्म का है। जी दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फेसेट टेररिज्म का है। और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। जी और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे, उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरास, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3 4 5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। जी। छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। ओके। अब आप देखिए ना, मैं आपको चलता हूं। इसमें पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की कोई दखल अंदाजी हो या पाकिस्तान की राय हो। इसमें मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों के कि नहीं हमारा स्पेशल, क्या स्पेशल स्टेटस है, किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। देखिए, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कैसा स्पेशल स्टेटस है जो कश्मीरी को उसका हक नहीं दे पाया। उसके यहाँ खून खराबा हो रहा है, ठीक है। उसके बच्चे को तालीम नहीं, उसकी सड़क नहीं, उसको उसकी सेहत का ख्याल नहीं। तो ये जो 370-35 था फकर साहब, ये दो तीन फैमिलीज ने, दो तीन खानदानों ने, जैसे कि मतलब मुफ्ती खानदान है एक, जी अब मैं आपको बताता हूँ, या फिर अब्दुल्ला खानदान है। ये लोग बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं कश्मीर की। ये लोग किस तरीके से पावरफुल हैं कि ये लोग सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे रह चुके हैं, और ये स्टेट में भी ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं कश्मीर के। जी जी और आपको पता होगा महबूबा मुफ्ती के फादर जो थे, वो साहब इंडिया के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और महबूबा मुफ्ती, और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही 2 बार, या आई डोंट नो कितनी बार वो नहीं। जी जी फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब जो थे, वो एक जमाने में कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होते थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे, वो बने चीफ मिनिस्टर। फिर फारूक बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला, वो बने। फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कैबिनेट में भी थे, कैबिनेट जी मिनिस्टर वो बने। तो ये सब इनका रहा है एक पूरा कंट्रोल। ये कंट्रोल कैसे रहा, अगर आपकी इजाजत जी हो तो 2 मिनट लेके मैं जी बता प्लीज दूं। सर, प्लीज प्लीज। हाँ हर समय कश्मीरी आवाम को बोलना कि तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। जी आपने गिलानी का नाम सुना होगा, सैयद अली शाह गिलानी, जी बिल्कुल बिल्कुल। हुर्रियत के जो थे। जी जी तो गिलानी भारत को गाली देता था, चले गिलानी की मर्जी। गिलानी ने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गिलानी की मर्जी, चलो। गिलानी 60,000 रुपए की पेंशन भी लेता था इंडिया से। अब ये देखिए ना, ये क्या करते हैं लोग। ये आप जाके गूगल पे चेक करिए जो मैं कह रहा हूं। जी ये सब लोग जो इंडिया के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने साजिशें रची, इंडिया के खिलाफ काम करा, हजारों लोगों को मरवाया कश्मीर में जी अपने फायदे के लिए, इनके खुद के बेटे
इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, कश्मीर गवर्नमेंट से पैसा ले रहे थे, सैलरीज ले रहे थे। आपने सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना है? सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, उसके उसके 5 बेटे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करते थे, 4 या 5 बेटे गालिबन। राइट। ये सब पेंशन भी लेते थे, ये पैसा भी लेते थे, तनख्वाहें भी लेते थे। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको भारत से नफरत है, फिर आप दुश्मनी की तरह निभाइए। राइट। ठीक है ना? ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आप पश्तून है कि दुश्मनी निभाओ तो ढंग से निभाओ, और यारी निभाओ तो ढंग से निभाओ। एग्जैक्टली। ये आधा अधूरा काम मत करो। ये चोरी वाला काम मत करो कि भारत के खिलाफ भी बोलना है लेकिन भारत से हम पेंशन भी ले लेंगे। नहीं, ये सब नहीं। आप दुश्मनी करो तो इज्जत से करो, फिर पूरी करो, शराफत से दुश्मनी करो। तो ये सब चीजें थी। तो एक कौम को गुमराह करा और उनको बोला कि तुम जिहाद के रास्ते। बड़े पीसफुल लोग हैं वैसे कश्मीरी ना, ज्यादातर जो 99% वो अपने खुश रहने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, अभी भी आप किसी कश्मीरी से पूछिए कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके बाद होगा क्या? ही डज नॉट हैव एन आंसर। बस उसको बोल दिया कि फिट कर दिया उसके दिमाग में तुम्हें चाहिए, और वो रिपीट ऑटो मोड में प्ले करता है कि तुम्हें चाहिए। तो ये जो मोदी जी ने बात बोली थी, मोदी जी ने ये सब चीजें खत्म कर दी वहां पे, बिल्कुल खत्म कर दी वहां पे टेररिज्म। अब वहां पे जो होता है वो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं कश्मीर में। कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ने गया, उसके पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे को मार दिया, किसी कश्मीरी हिंदू को मार दिया, कश्मीरी पंडितों को अकेला देख के मार दिया। पर जब हम कहते हैं कि टेररिज्म कम हो गई, हमारा ये मतलब है हम टेरर अटैक कम हो गए नहीं है। टेररिज्म इन दी क्लासिकल सेंस, जैसे हमने अपने टाइम पे देखी थी कि एक घर में 5-5 चाचे लोग आते थे, फिर वो आर्मी के ऊपर अटैक होता था, जैसे उड़ी में हुआ था, पुलवामा। ये सब चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो गई, और स्टोन पेल्टिंग ना के बराबर हो गई। तो ये सब चीजें खत्म हो गई, और टूरिज्म 2.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं वहां पे। बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल यही बात रिपोर्ट्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की न्यूज वेबसाइट्स पे ये खबरें आ रही होती हैं। अच्छा, महबूबा मुफ्ती साहिबा के हवाले से मैं एक खबर पढ़ रहा था कल परसों। मतलब वो पहले सीएम रह चुकी है, या 2 दफा उनके फादर जो है आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके, बहुत एक की पोस्ट पे रहे। अब कहते हैं कि शायद मोदी जी या बीजेपी के लोग उनको एज एंटी इंडियन ले रहे हैं, हालांकि ऐसा था नहीं। क्या वजह ऐसी हुई कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो ये सारा कुछ कर रही हैं, या कुछ और वजूहत है इसके पीछे? आप इनके बयान देख लीजिए, जब ये पावर में होते हैं, जी, जब ये पावर में होते हैं, तो जब ये पावर में होते हैं फखर साहब, ये लोग भारत की तारीफ करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ करते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का आप जाके यूट्यूब में चेक करिए, उन्होंने राम का भजन गाया है, प्रभु श्री राम का। उन्होंने प्रभु श्री राम की तारीफ में एक भजन गाया है, आप जाके चेक करिए ना यूट्यूब में, अपने जो आपके देख रहे हैं व्यूअर्स। और भारत में मैं मर जाऊंगा, और मेरे यहाँ पे मेरे जो बुजुर्ग हैं उनकी खाक इसी मिट्टी में मिली है, ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं सब मारे उन्होंने। जैसे ही ये लोग सत्ता से हटते हैं, पावर से हटते हैं, ये ऑपोजिशन में जाते हैं, या इनके हाथ में पावर नहीं रहता, तो फिर ये लोग पाकिस्तान से बात कर लो और वहां से बात कर लो, और ये जो टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, भटके हुए हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो संगबाज हैं, वो तो ये सब, ये देखे दोगले लोग हैं। बीजेपी को बात समझ में आ गई, बीजेपी ने पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। ठीक है, 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर एक साथ जेल में थे, और साल 1.5 साल रहे। अब महबूबा मुफ्ती की पूरी सियासत ट्विटर पे रह गई है। बिल्कुल, पूरी की पूरी सियासत सिर्फ ट्विटर पे रह गई है महबूबा मुफ्ती, और कहीं महबूबा मुफ्ती नहीं, और महबूबा मुफ्ती दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। शी इज गॉन। दिल्ली की मर्जी होगी तो अगले 10 साल तक वहां पे प्रेसिडेंट जरूर रहेगा, और रहेगा, गवर्नर रहेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए बात यह है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू सैंक्शन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, महबूबा मुफ्ती के अर्नब तो अपनी शो में कई बार बोल भी चुका है, महबूबा मुफ्ती पूरा का पूरा ताज जो बॉम्बे है, लैंड्स एंड जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज है, वो बड़ा महंगा तरीन होटल है साहब। मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता उस खास होटल में रहना। मतलब कि कभी कभी 2-2.5-3 लाख रुपए एक रात का खर्चा, उसमें सिर्फ किराया है ना। तो वो तो वहां पे एक हफ्ते रहना, और पूरे फ्लोर को ले लेना, एक कमरा नहीं, मैं पूरे फ्लोर की बात कर रहा हूँ, और वहां पे इनकी आ रही हैं। और ये बेसिकली क्या है कि ये महबूबा मुफ्ती है, ये इंडिया की नवाज शरीफ है। ये हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुन रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये इंडिया का आसिफ अली जरदारी है।
जैसे आसिफ अली जरदारी का काम करता है ना, तिगड़वी तिगड़वी जी 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 दिमाग है इसका, बड़ा तिगड़वी दिमाग है ये। बट जबरदस्त। बट एक मैं जी बात जी आपको कहता हूँ, जरूर। एक मैं बात आपको कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला इज अ वेरी शार्प मैन। ओके राइट। हाँ, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। उनके जो भी व्यूज हों, और उमर अब्दुल्ला थोड़े से सबड्यूड हैं, आई थिंक थोड़े से मोर वेल बैलेंस्ड हैं एज कम्पेयर टू हिज फादर। वालिद साहब से अपने काफी ज्यादा वो मैच्योर भी हैं इस मामले में। और जबरदस्त। मेरा उमर अब्दुल्ला से कोई ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है, मैं कभी मिला ही नहीं इन लोगों से, आप सही तीनों से सही। नहीं मिला कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा लगता है कि उसमें वो बात है थोड़ी सी समझदार कि आदमी हाँ, है। हाँ देखिए उनकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, मैं जी उनकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला इनके बनस्पत बहुत ज्यादा समझदार और ठहरे हुए हैं, ये बात है। लेकिन आपने आसिफ अली जरदारी में नवाज शरीफ का तो नाम लिया, लेकिन इमरान खान के पैरेलल जो बंदा है आप लोगों के पास, उसका नाम आपने सर नहीं लिया। नहीं सर, इमरान खान के पैरेलल कोई नहीं भूल रहता गए सर। ना अपने फेवरेट आदमी को। नहीं सर, फखर साहब, इमरान खान तो इमरान खान है साहब, वो इमरान खान के बराबर कौन हो सकता है? खान साहब तो खान इमरान साहब खान आजकल हमें कह रहे जिहाद करना है और हकीकी आजादी है। दिलवा रहे हैं, लगे हुए हैं, दबा के लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने याद करा दिया, मैंने कहा आप लगता है भूल गए उनको कि भाई वो भी तो। नहीं, खान साहब, मैं आपको, खान साहब पॉलिटिशियन नहीं है एक्चुअली। राइट। खान साहब आपके यहाँ पाकिस्तान में फखर साहब जो असली जिसके पास पॉलिटिकल सेंस है जबरदस्त, वो आसिफ अली जरदारी है। वो एग्री। जिसको जिसको हिंदी में कहते हैं ना गुरु घंटाल है, वो बहुत गहरा आदमी बिल्कुल है इस सही कह रहे मामले हैं, में, वो बिल्कुल जमीन के सही कह नीचे बहुत है। हाँ, आसिफ अली जरदारी। और बाकी ये सब देखिए, शहबाज शरीफ वगैरह और ये सब चलते रहते हैं, ये लोग, इनका चलता रहता है मामला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इमरान खान के आपने बारे में बोला ना कि देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मौका परस्ती वाली बात है खान साहब की। रहे हैं। खान साहब कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। अब तो आरिफ अलवी साहब ने भी बोल दिया जी कि साहब बिल्कुल मैं इस चीज में कन्विंस नहीं हूं कि यहाँ पे यूएस क्यों करेगा। चल आप देखिए ना, बिल्कुल। आपने बात करी इमरान खान की। इमरान अमेरिका क्यों चालबाजी करेगा पाकिस्तान? उसको क्या चाहिए? जी बिल्कुल। मैं आपके खिलाफ साजिश तब करूंगा ना, मैं कह रहा हूँ यार मुझे फखर साहब से ना कुछ चाहिए और ये दे नहीं रहे मुझे, तो मैं चालबाज। उन्होंने बोला कि ड्रोन ठीक है। उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो असिस्टेंस दिया $450 मिलियन का, पाकिस्तानी बड़े खुश हुए कि हमें $450 मिलियन का F-16 का असिस्टेंस जो दिया था, मेंटेनेंस और स्पेयर्स का। जी बिल्कुल। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये दिया क्यों है।